आई एम रियली सॉरी, पहले वाली क्लास में ज्यादा क्या कहते हैं, अग्रेसिव। एक दो बच्चों को मैंने डांट दिया। मैं पिछली क्लास में माफी मांगना चाहता था पर मांग नहीं पाया। चलिए ठीक है, ये वाली क्लास थोड़ी सी रिलैक्स्ड वे में चलेगी। ठीक है। और पहली क्लास है, बिल्कुल पहली क्लास है। ठीक है। आप ये मत कि पहले की जो क्लास हुई है, एक जो पिछली हमने क्लास ली थी वो सिर्फ एक हमारी सपोर्टिव क्लास थी। तो ये आपकी पहली क्लास है। ठीक है। और कनाडा का वीजा लेना बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि कनाडा का वीजा नहीं मिलेगा, वही हमने पिछली क्लास में जो एक एडिशनल क्लास थी, एक्स्ट्रा काम किया था, वो हमने उसमें समझाया गया कि कनाडा का वीजा लेना कोई मुश्किल नहीं है, सबको मिलेगा। ठीक है। अब वो किसको आप सॉर्ट करोगे, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं, वो सब आप सीख पाओगे। तो ये बिल्कुल फ्रेश क्लास है, 100% फ्रेश। तो सबसे पहले तो आप लोगों के सवाल। ठीक है। कि हाँ जी, कनाडा का वीजा होता क्या है, कैसे करना है नहीं करना है, जो कुछ मर्जी जो भी आप पूछना चाहते हो बिल्कुल पूछिए। ठीक है। और कैमरा ऑन कर लो मंथन। स्टार्ट। कितना मिनिमम कितने टाइम का देता है सर? थोड़ा जोर से बोलना जावेद। कनाडा विजिट वीजा मिनिमम कितने टाइम का देता है सर? देखो ऐसा है कि जब आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हो ना, तो एम्बेसी चाहे तो आपको डेट टू डेट वीजा भी दे सकती है। ओके। ठीक है। डेट टू डेट वीजा का मतलब ये है कि आप हम लोग कवरिंग लेटर के ऊपर डेट डालते हैं। राइट। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? यस सर। हम कवरिंग लेटर के ऊपर डेट डालते हैं कि हमारी ये ट्रैवल डेट है। तो एम्बेसी हमारे को एग्जैक्टली सेम डेट का वीजा दे देती है। आपने कहा कि 9 तारीख से, 9 फरवरी से मेरे को 10 मार्च तक का वीजा चाहिए, तो वीजा के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 9 फरवरी से 10 मार्च। ठीक है। तो जो आप मिनिमम कह रहे हो ना, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर हम कॉमनली, इस बार एक एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। हाँ जी, राम राम भैया। कोई नहीं, भेजने दो भैया। हाँ घेर दे, हाँ घेर दे, शुक्रिया, पक्का घेर दे बस। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्रिया। सॉरी। ठीक है। तो क्या कहते हैं, 6 महीने का वीजा मिलता है वैसे। ठीक है। और कॉमनली अगर हम बात करें कनाडा की, तो 10 साल का वीजा मिलता है। ठीक है। 10 साल का वीजा, अगर मान लीजिए कि मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया 2020 में। ठीक है। 2020 10 फरवरी को मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया। और जब मेरा वीजा लगा, वो लगा 10 फरवरी 2024 को। तो मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो रहा है 9 फरवरी 2030 को। ठीक है। वीजा लगा है 10 साल का, 2034 तक का, 2034 तक का। बट जैसे ही पासपोर्ट एक्सपायर होगा, वीजा भी एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं नया पासपोर्ट बनवा लेता हूं, तो उसके साथ पुराना वीजा नहीं चलेगा। ठीक है। ये यूएसए वाला रूल यहां पर नहीं चलता। ठीक है। अच्छा। यूएसए के केस में हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, पर वीजा अगर चल रहा है तो भी चलता रहता है। कनाडा के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो कॉमनली 10 साल का वीजा ये लोग दे रहे हैं। ठीक है। और मल्टीपल एंट्री होता है। यूएसए के केस में हम 6 महीने से ज्यादा, 180 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। ठीक है। और कनाडा के केस में अगर कोई ठीक प्रोसेस फॉलो करे, ठीक है, तो वो 18 महीने तक भी लगातार रह सकता है। ये सबसे अच्छी बात है। सर सही प्रोसेस क्या होता है? सही प्रोसेस का मतलब ये है कि एक तो जब हम कनाडा में एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है, हम्म। जब इमिग्रेशन पर जाते हैं,
तभी हम उनको बोलें कि मैं मेरे को आप 6 महीने की जो कंडीशन है उसकी जगह 18 महीने तक आप मेरे को रहने दीजिए। ठीक है। तो अगर हम ये बात बोलते हैं तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं वो एक्सटेंड कर सकते होते हैं, प्रोवाइडेड रीजन होना चाहिए। कोई कह रहा है कि मैं सिर्फ टूरिज्म के लिए आया हूँ और 18 महीने रहूंगा, तो क्यों? ठीक है। विजिटर वीजा ही विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव वीजा होता है, VFR होता है। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि हाँ जी मेरे भाई का बच्चा होने वाला है, मैं एक आदमी हूं, मेरा भाई भी एक आदमी है, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं वहां पर हेल्प करने के लिए आया हूं, तो भी ये पॉइंट वैलिड है, क्योंकि ये इंडिया नहीं है। खैर इंडिया में भी अच्छी अच्छी चीजें बहुत सारी हैं। ठीक है, कि भाई सिर्फ लड़कियां ही हेल्प कर सकती हैं। ऑब्वियसली फेटर्निटी क्या कहते हैं लीव नाम की भी एक चीज होती है, तो फादर को भी हेल्प चाहिए होती है। ठीक है। हम्म। तो उसी को कंसीडर करते हुए कि कल को बच्चा हो जाएगा तो हेल्प चाहिए, तो एक एक रियल रीजन बनता है। ठीक है। तो इस तरह का और भी कोई रीजन अगर है, ठीक है, तो कोई कहता है कि हाँ जी मेरे को इसके बाद दोबारा भी आना है, ठीक है, उन्हें लगता है कि इसकी प्रोफाइल ठीक है, तो वो कर देते हैं। मान लिया कि हमने एंट्री, जैसे आपको तो आज पता चल गया कि इस ढंग से हम जब इमिग्रेशन में एंटर कर रहे हैं तब हम कर सकते हैं, पर जिसको ये बात नहीं मालूम है, ठीक है, वो जब कनाडा रहने लग जाता है तो सब पता लग जाता है। ठीक है। जब वापस आने का टाइम आएगा तो हाथ पैर मारेगा तो अपने आप पता लग जाएगा। तब पता लगा तो ऑब्वियसली हम फिर इसको एक्सटेंशन भी करवा सकते हैं। तो वो भी 1 साल तक का एक्सटेंशन, और सही प्रोसेस का मतलब है कि ठीक जो तरीका बना हुआ है उसको फॉलो करे तो वो 18 महीने तक भी रह सकता है। ठीक है। पूछिए मंथन, क्या सवाल है? सर लास्ट समर में यूएसए में वर्क एंड ट्रैवल वीजा पे था। हाँ जी। तो हाँ, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कनाडा का विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं, ऐसे ही घूमने ही जाना था। रहते हुए, हाँ। कहीं से रहते हुए। हाँ, वहीं से रहते हुए। हम्म। तो फिर मैंने बायोमेट्रिक भी वहीं पे की, हम्म। और आइटनरी बनाई थी 3 दिन की, हम्म। नोवा स्कोशिया की, 16 to 18 अगस्त वहां पे घूमने जाके कि मैं वापस इंडिया चला जाऊंगा, ऐसे दिखाया था मैंने। और पर मेरा बायोमेट्रिक हुआ 12 अगस्त को, और मैंने आइटनरी दिखाई थी 16 से 18 अगस्त को। तो हाँ। उतने टाइम में तो वीजा वीजा रिजल्ट तो आएगा ही नहीं। तो 1 महीने के बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ था। पहली बात तो नोवा स्कोटिया आपको नहीं चूज करना चाहिए था। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आपने ये अप्लाई किया था हम्म। तो आपका USA का वीजा कितने दिन के लिए और वैलिड था? नौ वो महीने 18th, नहीं 18 अगस्त को एक्सपायर हो रहा था। हाँ, तो सबसे बड़ा कारण आपके रिफ्यूजल का ये है। अच्छा। ठीक है। हम्म। जब आप सिटीजन किसी और कंट्री के हो, आप हम्म। घूमने के लिए आए हुए हो, ठीक है, या काम करने के लिए आए हो या पढ़ने के लिए आए हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कनाडा के अंदर हैं, कनाडा के अंदर कुछ नहीं बनता तो फिर वो UK का वीजा अप्लाई करते हैं वहीं से रहते रहते, कि भाई इंडिया तो नहीं जाएंगे, इंडिया जाएंगे तो गांव में शहर में सबको पता लग जाएगा। ठीक है। हम्म। वो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि अब उनका कनाडा का वीजा खत्म होने में सिर्फ 3 महीने रह गए या सिर्फ 6 महीने रह गए। तो ये बात हम पहले से बोल देते हैं अपने क्लाइंट को कि जब आप किसी और कंट्री में रह रहे हो, किसी और स्टेटस पे रह रहे हो, सिटीजन नहीं हो आप, और आपका वो स्टेटस 9 महीने से ज्यादा के लिए वैलिड नहीं है, तो आपको वो कंट्री विजिटर वीजा नहीं देने वाली है। वहां से अगर आप अप्लाई करोगे तो कोई और कंट्री आपको विजिटर वीजा नहीं देगी। ओके। रेयर केसेस में मिल भी जाता है। रेयर केस हम्म। की तो मैं अगर आपको कहानी सुनाऊं तो मैं कनाडा बिना वीजा के भी गया हूं। ठीक है। मैं क्या, ऐसे कई लोग हैं, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कनाडा के बॉर्डर से स्कूल बस आती है और बच्चे USA में पढ़ते हैं। ठीक है। कोई वीजा नहीं है, कोई बॉर्डर चेक नहीं है। ठीक है। एक स्पेशल उनके लिए कार्ड बनता है। ठीक है। सिमिलरली मैक्सिको से बस आती है और बच्चे USA में पढ़ते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे रह रहे हैं। ठीक है। और ये रियलिटी है, ये आप लोग चेक कीजिएगा, आपको देखने को पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है। उन्हीं चीजों का फायदा लेके डोंकी होती है। ठीक है, रियलिटी में। ठीक है, ये सब बातें बताने की नहीं होती।
पर रियलिटी में जब हम बात कर रहे हैं कि कोई क्या कहते हैं अ, जब हम रियलिटी में इसकी बात कर रहे हैं कि डोंकी कराई जा रही है बॉर्डर से, मेक्सिको से या कनाडा से, यहां से वहां किया जा रहा है, तो लोगों को नीचे जहां गाड़ियां होती हैं के नीचे वाले जगह पर क्या कहते हैं बिठाया जाता है, लटाया जाता है इंजन के पास, जो दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, एक्चुअली बॉर्डर पुलिस को पता होता है। ठीक है, बट कॉमनली अगर कोई देखेगा तो बस के अंदर जो बैठे हैं उन्हीं की तो आईडी चेक करेंगे, जो बस के नीचे घुसा हुआ है उसकी थोड़ी ना, वो तो दिख ही नहीं रहा, उसके तो पैसे मिले हुए हैं। और अगर पैसे नहीं भी मिले हुए हैं तो बहुत सारी जगहों पे दिख ही नहीं रहा। ठीक है, और इस तरह की बसेस में जिसमें बच्चे आ जा रहे हैं, या फिर जॉब करने वाले आ जा रहे हैं, या मजदूर आ जा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहां पर लेबर कम पड़ रही है। ठीक है, तो लेबर उधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, दोनों तरफ से लेबर आ रही है, तो उसका अलग से पास बनता है। तो इन सब गाड़ियों का कोई चेक नहीं होता। इसी तरह से पुलिस की ये सब बातें आप लोग जानते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल देयर आर ह्यूमंस, तो इस ढंग से बहुत सारे उल्टे सीधे काम होते हैं। ठीक है, चलिए जो भी है, आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। और कोई सवाल? बोलो जी, क्या सवाल है? सर लेट्स सपोज क्लाइंट का कनाडा का वीजा लग गया और उसका पासपोर्ट जो है वो गुम हो गया, तो वीजा भी साथ ही एक्सपायर हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही ऐसा होगा तो आपके पास यूजली आजकल टाइम इतना अच्छा आ गया है कि हमारे पास फोटोग्राफ्स वगैरह होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली इसका हमारे पास रिकॉर्ड भी होता ही है। मतलब एम्बेसी के पास भी रिकॉर्ड होता है, मतलब वो नाम डालेंगे और उनके पास आ जाएगा। ठीक है, तो जब पासपोर्ट लॉस्ट हो गया, साथ में वीजा भी आपका लॉस्ट हो गया, तो उसके अंदर आपको दोबारा से अप्लाई तो करना है। ठीक है, पर अब वो कंफर्म्ड ही है कि आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, आएगा जरूर, पर हाँ प्रोसेस करना पड़ेगा। अब जैसे अगर आपने डॉक्यूमेंट जो दिए थे, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आप पूरे के पूरे नहीं भी देते हो, आप सिर्फ वही कॉपी लगाते हो कि ये वीजा अप्रूव हो रखा था और ये देखिए ये मेरी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, एनसीआर कहते हैं जिसको हम, एफआईआर नहीं होती है, एनसीआर होती है, तो वो हम लगाते हैं और वीजा ले लेते हैं दोबारा से। पासपोर्ट, नया पासपोर्ट लेंगे पहले तो, ठीक है, फिर पासपोर्ट जमा कराएंगे और दोबारा से वीजा ले लेंगे। ठीक है, बायोमेट्रिक हो ही रखा है, दोबारा बायोमेट्रिक देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पूछिए क्या सवाल है अभिषेक? सर आपने बोला कि लीगल प्रोसेस से चलो, मतलब सही तरीके से चलोगे तो 18 मंथ्स भी हो सकता है। तो क्या बिल्कुल। बिजनेस कुड बी द रीजन? बिजनेस भी दिखा सकते हैं हमने कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दैट वी हैव अ वेरी गुड बिजनेस प्रपोजल, दैट्स व्हाई वी वांट टू ओवरस्टे, कैन यू अलाउ अस फॉर मोर देन 6 मंथ्स? ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, जब आपने वीजा टूरिज्म का लिया और अब आप इसको खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो तो बात या नहीं बनेगी। नहीं ठीक है? बनेगी। यस। आप या तो लेकर ही बिजनेस वीजा, बिजनेस के बेसिस पे जा रहे हो और फिर आप कहते हो कि हाँ जी दिस माई पर्टिकुलर एक्टिविटी मे टेक लॉन्ग। ठीक है, तो कॉमनली हम ये बोलते हैं कि कई बहुत सारे लोग तो ऐसे जा रहे हैं जिन्होंने रिलेटिव कुछ ना कुछ है। ठीक है, जब वो वीजा ले रहे थे तब उन्होंने चाहे नहीं दिखाया, पर अब उनको दिखा रहे हैं इमिग्रेशन के टाइम पर। ठीक है, अब दिखा रहे हैं कि भाई उनकी तबीयत खराब है, उनका मेरे को इलाज करवाना है या कुछ भी। और अगर कोई वो एंट्री के टाइम इस चीज को प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो 6 महीने खत्म होने से पहले इस बात को प्रूव कर ले कि मैं बीमार हो गया। ठीक है, मेरे को, आई एम नॉट इन कंडीशन, तो एक्सटेंशन तो मिल ही जाता है। ठीक है, और यही एक तरीका है, समझिए आप लोग, ये जो लोग एलएमआईए और इन सब चीजों के चक्कर में पड़े रहते हैं, अगर कोई विजिटर वीजा लेके कनाडा पहुंच जाए, ठीक है, तो वो बिल्कुल ही बेवकूफी होगा जो क्या कहते हैं कागज पूरे ना होने की वजह से वापस आ जाए। नहीं तो कोई भी समझदार इंसान अगर कनाडा विजिटर वीजा पे एक बार चला गया और उसकी इच्छा वहीं सेटल होने की है, तो उसको वापस नहीं आना पड़ेगा। इतनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उसमें से कुछ चीजें हम यहाँ से सिखा के भेजते हैं। ठीक है, चलिए जो भी है आगे करेंगे इसके बारे में। सर बोलो एक क्या एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है। बोलिए। स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होती है तो स्टूडेंट्स स्पेशली पूछते हैं कि हम कौन सी मतलब प्रोविंस में एडमिशन ले कनाडा के अंदर ताकि हमें पीआर मिलने में आसानी हो। एक तो मुझे अभी मैं फिलहाल आप इसको इसका जवाब देना है। ये हमने जो वीजा काउंसलिंग वाली क्लासेस की थी उसमें इसका जवाब मैंने दिया था। ओके सर, सॉरी। क्या कहते हैं,
अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनीटोबा। मैनिटोबा अगर पता आप इंडियन की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा आसानी इनको अब एल्बर्टा में होने वाली है। ठीक है, अगर आप एक साल पहले बात करते तो हम मैनीटोबा बोलते हो, मैनीटोबा अच्छा भी था, फिर ब्रिटिश कोलंबिया हो गया। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा दोनों है। और अगर अब हम आसानी की बात करें कि दोनों में से ज्यादा आसान कौन सा है, अल्बर्टा या ब्रिटिश कोलंबिया, तो मैं कहूंगा अल्बर्टा। अल्बर्टा ठीक है, प्रेफरेंस। फिर उसके बाद आएगा सास्केचेवन। ठीक है, सास्केचेवन में एडमिशन कम स्कोर पे लेना आसान है, फीस भी कम होती है, बट फिर भी अभी वीजा रिफ्यूजल ज्यादा होता है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम है, वेदर इतना एक्सट्रीम है कि वो बिलीव नहीं करते हैं कि ये सच में पढ़ने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक बुकलेट दूंगा आप लोगों को कनाडा की, तो उसके अंदर वो समझाया भी हुआ है कि आपका कौन कौन सा प्रोविंस है। ठीक है, नाइस, थैंक यू। सर आपने जो बताया कि पासपोर्ट की वैलिडिटी एक्सपायर होने पे कनाडा का वीजा एक्सपायर हो जाएगा, तो अगर किसी का पासपोर्ट जब वो वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी वैलिडिटी 2 साल की या 3 साल की है, तो उसको रिन्यू करवा लेना चाहिए, उसको रिन्यू करवा। हाँ बिल्कुल, उसको रिन्यू करवा लेना चाहिए। अगर पासपोर्ट पहले ही आपका 2 या 1 साल में एक्सपायर होने वाला है तो इससे बेटर ये है कि हम उसको रिन्यू करवा लें। ठीक है, ओके, रिन्यू करवा लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। ठीक है, सर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है क्या कि अगर स्टूडेंट वीजा के लिए, स्टूडेंट के लिए इंक्वायरी आई है और उसने यहाँ पे बैचलर कंप्लीट किया हुआ है इंडिया में और फर्दर स्टडीज के लिए उसको कनाडा या फिर यूके यूएसए जाना है, तो उसको कौन से कोर्स में जाना है, ये ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है तो उसको हम लोग रिकमेंड, उसको आइडिया दे सकते हो उसको। वैसे तो मैंने आपको ये वीजा काउंसलिंग वाले पार्ट में समझाया था, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ। प्लेटफॉर्म्स तो हजारों हैं जब आप ढूंढने के लिए जाओगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेटर्स की तो कोई कमी ही नहीं है ना? बट क्या इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेशन कभी सीखेंगे ही नहीं, या हम कभी टेबल्स याद नहीं करेंगे, या पहाड़े याद नहीं करेंगे? करते हैं ना। या तो पहली बात तो ये जो एटीट्यूड बनता चला जा रहा है कि ये चीज हम क्या कहते हैं चैट जीपीटी से ले लेंगे, ये यहाँ से ले लेंगे, वहां से ले लेंगे, ये गलत है। ठीक है, ये अपना ही टाइम बढ़ाने वाली बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो इतने सारे प्लेटफॉर्म बन गए उसमें से कितना कौन सा कितना करेक्ट है, कितना रिलायबल है, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने 6 महीने पहले कोई नोट्स बनाए थे, ठीक है, तो आज मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कल मैंने एशिया की क्लास लेनी है तो मैं सुबह से उनको दोबारा से अपडेट कर रहा हूँ कि हाँ जी ये सही चल रहा है, और आप मानोगे 50% चीजें चेंज हो चुकी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने कहा, आपके सवाल का जवाब वो ये कि जो उसने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली ही है। ठीक है, जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है वो ह्यूमैनिटीज में ही जाएंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड फील्ड में जाएंगे। तो आपको सिंपली सिर्फ इतना समझना है कि साइंस वाले जा सकते हैं इंजीनियरिंग में, बायो में, मेडिसिन में। कॉमर्स वाले जा सकते हैं ह्यूमैनिटीज में भी, अकाउंटिंग में भी, टैक्सेशन के अंदर भी। ठीक है, और ह्यूमैनिटीज वाले जाएंगे तो मेजरली वो हॉस्पिटैलिटी में और आपके एविएशन में, इनमें जाएंगे। ठीक है, एमबीए, बीबीए, ये सब के लिए ही है। ठीक है, बट आप सच मान के चलिए, एक साइंस वाला या मैथ्स वाला स्टूडेंट एमबीए पे कम ध्यान देगा, एमटेक के ऊपर, आईसीडब्ल्यूआई पे, इन सब पे ज्यादा ध्यान देगा। ठीक है, तो ये इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके अंदर कि इनको कौन से कोर्स में भेजना है, और इनको आप कंफ्यूज भी मत होने दो। ठीक है, जब कोई आपके पास, दो तरह के आपके पास क्लाइंट आते हैं। एक आपके पास क्लाइंट आता है, वो ये कहता है कि कहीं पे भी एडमिशन करा दो मेरा, मेरे को बस जाना है। तब तो आप जिसके अंदर वो और जब हम कॉलेज की साइड पे पहुंचते हैं तो वो दिखाई रहा होता है कि एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो उनको जो सबसे सस्ता आपको मिल रहा है वो आप करवा दीजिए, जिसके अंदर उनके स्कोर में, इन लोगों का स्कोर भी कम होता है लैंग्वेज का, तो इन लोगों के पास थोड़े पैसे भी कम होते हैं, जो लोग ये बात बोलते हैं कि कहीं पर भी भेज दीजिए। ठीक है, और जो कह रहा है कि नहीं मेरे को पर्टिकुलरली जाना है, तो उसको खुद को ही मालूम है, वो खुद ही आपको बता रहा है वैसे तो। ठीक है, तो इसमें इतनी कोई दिक्कत आती नहीं है।
राइट। पर फिर भी जो आप कह रहे हो ये प्लेटफॉर्म आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। कुछ प्लेटफॉर्म्स में आपको दिखा दूंगा, जैसे कंट्रीज के साथ साथ हम चलते हैं तो दिखाते भी हैं, आपके पास हैं भी सही। अगर आपको जो पहले पीडीएफ मिले हैं उनको आप देखोगे तो उनके अंदर इनके लिंक दिए गए हैं, ठीक है। सर मैंने वो अप्लाई अप्लाई मोड यूज किया हूँ मैंने, बट उसमें भी है ना सर, इतने सब कोर्सेज आते हैं ना उसके अंदर, कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अंदर, बहुत कोर्सेज बताते हैं सर उसमें। फिल्टर लगा के दिखा दूंगा मैं आपको, तो ठीक है जैसे सर। जैसे आप फिल्टर लगाते जाओगे वैसे वैसे इजी होता जाएगा। ठीक है सर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि खुद का थोड़ा इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर हम खुद इस चीज को समझ लेंगे तो हमारा टाइम उल्टा बचने ही वाला है, ठीक है। और क्लाइंट के चक्कर में नहीं पड़ना कि वो ये कह रहा है कि नहीं ये वाला नहीं, अब दूसरा बताओ, दूसरा नहीं फिर तीसरा बताओ, फिर तो आप कभी कर नहीं पाओगे। तो आपने खुद चूज करके रखो, आपको लगता है कि ये इंजीनियरिंग वाला है ये मैं नहीं कर पाऊंगा तो सीधा मना भी, भाई ये हमारे लिए नहीं है, आपका मैं नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। समझे आप? क्लियर है? ठीक है सर। और कोई सवाल? चलिए ठीक है, जैसे कि आपके कोई सवाल नहीं है तो एक बार दोबारा से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिल्कुल फ्रेश क्लास है आपकी ये कनाडा की, ठीक है। और कनाडा का विजिटर वीजा कनाडा की साइट के ऊपर जाकर होता है, ठीक है। कनाडा की जो साइट है अभी हम खोलेंगे, उसके ऊपर लॉगिन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और मेजरली इसके 3 प्रोसेस है, ठीक है। पर अब कनाडा गवर्नमेंट मेजरली एक ही प्रोसेस के ऊपर कंसंट्रेट कर रही है, धीरे धीरे बाकी प्रोसेस बंद हो जाएंगे। तो ये 3 प्रोसेस कौन से हैं, ठीक है। ये है आपका IRCC, ठीक है। दूसरा है GC की, ठीक है, दोनों ही प्रोसेस से किया जा सकता है। और तीसरा जो सबसे कम यूज होता है वो है हमारा ऑफलाइन, जी हाँ, जिसके अंदर हम ऑनलाइन नहीं कर रहे, हम ऑफलाइन कर रहे हैं। ऑफलाइन की ऑप्शन ये आज भी देते हैं, ठीक है। पर अगर आपके पास भी कोई क्लाइंट आ जाएगा तो आप करना चाहोगे नहीं, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि नहीं मेरे को पूरा ही ऑफलाइन करना है तो वो ऑप्शन अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, ऑफलाइन वाली ऑप्शन हमारे को करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम मेजरली दोनों करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, IRCC भी और GC की भी। तो कई लोग पूछते हैं कि दोनों के अंदर फर्क क्या है, ठीक है। तो अगर आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है तो आप IRCC चूज कीजिए, अगर आप पहले से कनाडा के ऊपर काम नहीं करते हैं। जो लोग पहले से उसके ऊपर काम कर रहे हैं वो GC की वाले प्रोसेस पे ही अटके रहना चाहते हैं। कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि आदत जिसमें चीज की पड़ जाती है उसमें थोड़ी एडवांटेजेस हमारे को दिखाई देती हैं, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा दोनों सिखाऊंगा, चाहे जितना भी हमें टाइम लगता है, ठीक है। पूछो रोहित, क्या सवाल? सर मेरा सवाल ये था, आप बता रहे थे कि आपकी फ्रेश क्लास है सर, बट कुछ लोग आप बता रहे हो कि उनकी वीजा काउंसलिंग की क्लास हुई है, तो सर मैंने तो आज ही ज्वाइन किया है, वो क्लासेस कोई बात नहीं, कैसे उससे क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, कनाडा की तो आज पहली क्लास है। हाँ जी हाँ जी। बट सर पीछे का कैसे कवर होगा, मतलब क्या पीछे का कुछ है ही प्रोसेस नहीं, रहेगा? आपका तो कनाडा से स्टार्ट किया है, कनाडा की पहली क्लास है। बाकी जो टॉपिक नए नए होते जाएंगे वो सब आप भी करते जाओगे, ठीक है। ठीक है। उस बात की आप चिंता मत करो, जब एक क्या कहते हैं गोल घेरा बना दिया जाता है ना, तो सबको वहां पे खड़ा कर दिया जाता है, तो आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, आप वहीं से ही शुरुआत मान सकते हैं। तो ये बिल्कुल सर्कुचियस क्या कहते हैं कोर्स है, इसकी आप चिंता मत कीजिए। हर एक क्लास इंडिपेंडेंट क्लास है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार किसी भी क्लास में आ जाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो हर क्लास में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, समझ में भी आता है, और जो भी निकला है वो सब कवर होगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। पूछो भाई, क्या सवाल है? मनीष? सर कई बार क्लाइंट ना इतना वो नहीं होता, पढ़ा लिखा नहीं होता, इतना होशियार नहीं होता। तो आजकल जब वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। हाँ जी, लाइट छोड़ो आप। वो तो है ही सर। तो सर, तो उनको डिपोर्ट कर देते हैं एयरपोर्ट पे ना, मैंने सुना है कई बार हुए हैं। तो सर उसके बचने के लिए क्या क्या है? और सर एक ना
हाँ मेरे नॉन में था, उसको एम्बेसी वालों ने ही बोला था कि आप असाइलम अप्लाई कर दो, आपको ऐसा कुछ बोला था मुझे, बॉर्डर पे ही बोला था, वहीं पे बोला था सर, एयरपोर्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल, एयरपोर्ट पे ऑब्वियसली अगर कोई भी अपनी कोई प्रॉब्लम बताएगा तो उसको असैलम अप्लाई करने का पूरा राइट है। ठीक है, असैलम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर कोई ये कहे कि मैं इंडिया के इमिग्रेशन पर असैलम अप्लाई कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। वो तो फॉरेन कंट्री में जाके ही तो असैलम अप्लाई कर सकता है। ठीक है, वहां पर अगर वो कहते हैं अप्लाई कर दो आप तो बिल्कुल होगा। ठीक है, और चांसेस हैं कि मिल भी जाएगा। ठीक है, अब सर आपकी बात आ गई कि कई लोगों को एयरपोर्ट पर ही हवाई जहाज में बैठने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे ज्यादा जो तरीका इसके अंदर चलता है वो ये कि हम पहले से ही एजेंट्स, ठीक है, पहले से ही पैसे देकर रखते हैं। पहले से ही मालूम होता है। ठीक है, कि हाँ जी इस नाम का क्लाइंट आएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल क्या कहते हैं जाएगा और कभी इसने वापस नहीं आना है। और हमें भी उसके गेटअप से मालूम है कि इसको एयरपोर्ट पे दिक्कत आने वाली है, तो उसके पैसे दे दिए जाते हैं। ठीक है, और उसे कोई नहीं छेड़ता और आराम से जाके हवाई जहाज में बैठ जाता है। अब ये तरीका आप सब लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पैसे लेगा कौन? आपको यही नहीं मालूम है कि पैसे कौन लेगा। ठीक है, अब आप ये कहो कि वो पैसे कौन लेगा वो मैं बताऊंगा तो वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, पर धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि वो पैसे कौन लेगा। ठीक है, अब आ गई बात कि दूसरी ऑप्शन क्या है। ठीक है, दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसको खुद ही पॉलिश करके भेजो। ठीक है, पहली बात तो उसको अच्छे से आप पॉलिश कर दो कि भाई कपड़े इस ढंग से पहनने हैं, बात कम करनी है, बोलना कम है, तो उसका गेटअप थोड़ा ठीक कर दो आप। ठीक है, और अगर आपका काम ठीक ठाक चल रहा है, आपके पास और भी थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो आप उनके साथ थोड़ा अगर उसे भेज देंगे तो अच्छा है। ठीक है, नहीं तो नॉर्थ इंडियंस को आप सोचो कि आप नॉर्थ इंडियन हो। ठीक है, आपके लिए एक साउथ इंडियन को प्रोफाइल करना मुश्किल है। ठीक है, कोई क्या कहते हैं मद्रासी में बात कर रहा है, ठीक है, कोई तमिल लैंग्वेज में बात कर रहा है, उसने जैसे भी कपड़े पहने हुए हैं, आप उसको प्रोफाइल नहीं कर पाओगे। वो जो भी बात कर रहा है आपस में, मुश्किल है प्रोफाइल करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या बात कर रहा है वो तो हमें समझ में आ नहीं रही। पर जब कोई हिंदी में बात कर रहा है या बिहारी में कोई बात कर रहा है, डोंट टेक मी रॉन्ग, ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि ये तो बड़े ही बुरे हालात में। ठीक है, तो अगर हम इनकी बोर्डिंग लोकेशन चेंज कर देते हैं, कोई ऐसी कर देते हैं जहां पर इन्हें दिक्कत नहीं आएगी। ये जो आप लोग सुनते हो कि पहले थाईलैंड, भाई वीजा लग गया कनाडा का, ठीक है, वीजा लग गया आपका यूएसए का, कहीं का भी जैसे भी लगा, शेनेगन का। अब ये किसने कहा है कि यहां से सीधा शेनेगन की फ्लाइट में ही बैठना है? ये तो किसी ने नहीं बोला ना कि यहां से आप सीधा जो बैठोगे, आप क्या कहते हैं लंदन की फ्लाइट में बैठो या यूएसए की फ्लाइट में बैठो। तो यहां से बैठेंगे जकार्ता की फ्लाइट में, भाई इंडोनेशिया जा रहे हैं कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, यहां से मलेशिया जा रहे हैं कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, थाईलैंड जा रहे हैं कोई रोक ही नहीं सकता। कोई भी जिस भी हालात में हो, थाईलैंड का हमारे को वीजा ही नहीं चाहिए। अगर कोई थाईलैंड जा रहा है तो एयरपोर्ट वाले कैसे रोकेंगे? वीजा उसके पास है यूएसए का या कनाडा का या जहां का भी। अब वो वहां से बैंकॉक से फ्लाइट लेता है यूएसए जाने की, प्रोफाइलिंग खत्म। वो भी नहीं रोकते हैं, रोक सकते ही नहीं है, फॉरनर है। ठीक है, तो सबसे आसान सॉल्यूशन तो आपके लिए ये है। अगर आप कहोगे कि नहीं सर आप तो ये बता देते, नहीं मयंक आप ये बता देते कि भाई कोई पैसे ले ले जो पैसे लेगा वो महंगा पड़ेगा। यहां से थाईलैंड भेजना या दुबई भेज के बोर्ड कराना सस्ता पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो पैसे लेगा, पैसे लेके जो करेगा, पहले तो कोई जरूरी नहीं होता कि हर बार क्या कहते हैं आपका सिक्का चले, जरूरी नहीं। हर एक किसी के अपने अपने कॉन्टैक्ट होते हैं। ठीक है,
सर अगर आप डोंट माइंड तो मैं बता देता हूँ, सकता हूँ। पुशिंग बोलते हैं ना सर इसको? क्या बोलते हैं? पुशिंग, पुशिंग। अच्छा, पता नहीं मेरे को। हम, अच्छा अच्छा ठीक है सर, पुशिंग बोलते हैं। जो भी बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी जो भी बोलते हैं, आप तो नाम और नंबर दो ना, बात तो तब बनेगी। यानी जी इस बंदे का नंबर है, इससे बात कर लो, ये पैसे ले लेगा, काम हो जाएगा। बोलते जाए जो कुछ भी, आप पुशिंग बोलो इसको, ठीक है, आप इसको पोचिंग बोलो, आप इसको जो कुछ मर्जी बोलो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। और कई बार पता होता है, पैसे भी दिए होते हैं, तो भी कई बार ये लोग वापस आते हैं। ठीक है, चलो वो सब इतनी डिटेल में हमारे को जरूरत नहीं है जाने की, और इस चक्कर में आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक सोल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया है कि हम, अगर नॉर्थ इंडियन है तो साउथ इंडियन, साउथ इंडिया, या फिर क्या कहते हैं, नेपाल या नेबरिंग किसी कंट्री की हेल्प लेके वहां से इन्हें निकाल लेते हैं। ठीक है। और ज्यादा मार्केट अब ऐसी ही चल रही है। ठीक है। चलो, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। पूछिए अभिषेक, क्या सवाल है? सर मैं बताना चाहूंगा सभी को यहाँ पे कि अमेरिका के अंदर आज तक कोई भी मोस्टली डिपोर्ट नहीं होते, लेकिन एजेंट्स ने बहुत डरा रखा है। लेकिन बहुत फ्यू होते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे कनाडा हो। उसका एक रीजन है, एक तो चूल्हा चौका लेकर ना जाए, सिलाई मशीन, लड्डू बेसन के, एंड मोर ओवर जो आपने, आपकी जो वो जो एड्रेस दिया है स्पॉन्सर का, अगर कोई स्पॉन्सरशिप है, और अगर वही बंदा स्पॉन्सर दिखा रखा है जो एड्रेस दिया था वीजा भरते वक्त, उसका एड्रेस अगर आपने चेंज बता दिया या उसमें कुछ एरर दिखा दिया, तो ये भी एक डिपोर्टेशन का कारण है। या आप ये बताओ कि कैलिफोर्निया का स्पॉन्सर है मान लो, या फिर नोवा स्कोशिया का, और आप टोरंटो उतर रहे हो, तो कहो कि मैं शॉपिंग के लिए उतरा हूं विद होटल बुकिंग कंफर्मेशन, फिर बंदा डिपोर्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर। और डिपोर्ट अगर वहां जाकर होते भी हैं तो उसमें इतना खतरा नहीं है, क्योंकि वहां तो असैलम की ऑप्शन है, वहां तक तो पहुंच गए। ज्यादा एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम तो यहां पर है, यहां पर ही नहीं बोर्ड करने दे रहे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एयरपोर्ट पर ही था मैं। ठीक है। तो पंजाब से लड़का आया, एयर फ्रांस की उसकी फ्लाइट थी, कनाडा जाना था। उसके हाथ में एक चेकिंग लगेज तो जो था सो था, कैबिन लगेज भी था। ठीक है। और कैबिन लगेज के अलावा उसके हाथ में प्रेशर कुकर था। ठीक है। और उसके पास वर्क परमिट था। पहली बार कनाडा नहीं जा रहा था, वो दूसरी बार कनाडा जा रहा था। ठीक है। अब उसके पास प्रेशर कुकर, पहली बात तो पंजाब से आया था। ठीक है। आते ही टाइट हो गया। ठीक है, जब टाइट हो गया तो उसको समझा रहे हैं कि भाई ये प्रेशर कुकर तो चेक इन में डाल दे। उसे समझ में नहीं आई बात। ठीक है। तो उसको वापस भेजा। फिर 3 दिन के बाद उसके गांव से लोग आए, उन्होंने उसको समझाया। वो आगे एयर फ्रांस के ऑफिस के बाहर बैठा रहता था, टाइट एकदम। ठीक है। फिर उसको समझाया कि भाई ये प्रेशर कुकर छोड़ दे, चला जाएगा तू। ठीक है। प्रेशर कुकर उसने छोड़ दिया। अब लाउंज में पहुंच के फिर टाइट, मतलब ट्रांजिट में जाके फिर उसने अपना, फिर टाइट। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफलोड होते होते बचा वो फिर से। ठीक है। इस तरह की कोई बेवकूफियां करेगा तो रिपोर्ट भी होगा और ऑफलोड भी होगा। कितने तो ऐसे हैं, कितने एक्साइटेड हो जाते हैं कि जहां, क्या कहते हैं, क्रॉस किया, ट्रांजिट में पहुंचे, दारू की दुकान सामने ही है, चलो अब शुरू हो जाओ। तो ऐसे भी बड़े सारे लोग हैं। तो ये सब गलतियां जरूर हैं, पर जैसे आपने बोला कि बेसन के लड्डू और समोसे और मठियां, तो मेरे कई भाई हैं, कजन हैं, दोस्त हैं पुलिस में, फौज में, वो सब लेकर जाते हैं। ओके। वो लड्डू भी और बेसन भी और मठियां भी और पकोड़े भी सब लेकर जाते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मैं कभी नहीं लेकर गया। मैं सर जब जाता हूँ तो मैं 10 किलो काजू लेके जाता हूँ। एक केस था जिस जो डेफ था, मतलब उनको एक कान से सुनता नहीं था, और मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला था कि मुझे पता था कि एयरपोर्ट पे इनके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाएंगे, शायद कहीं डिपोर्ट ना हो जाए। तो मेरा सोल्यूशन ये था कि क्या ये हो सकता है बाकी केसेस में भी, कि मैंने उनकी फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करवाई थी ताकि इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, और साथ में ये मेंशन किया था कि इन्हें कान से सुनता नहीं है, इन्हें बाहर तक छोड़ दिया जाए, इनके रिश्तेदार बाहर वेट कर रहे होंगे। देखिए, ऐसा है कि अगर
कनाडा जा रहे हैं और टिकट 1.5 लाख रुपए की है इकोनॉमी क्लास की, एब्सोल्युटली सर। फर्स्ट क्लास की टिकट 10 लाख से कम की नहीं होगी। सर अमेरिका की थोड़ी सस्ती थी सर, इसलिए बोल रहा था सर, सॉरी मैं। कोई बात नहीं, ठीक है, तो भी 5 लाख से कम की नहीं होगी। नहीं थी सर, 3.5 लाख की करवाई थी सर मैंने, बिल्कुल तो बिल्कुल। भी लक्की था इसलिए मिल गई थी। चलो अच्छी बात है, फर्स्ट क्लास महंगी होती है। दूसरी बात यह कि अगर कोई सच में डेफ है और जो टिकट बना रहा है, ये बात लिखी जाए, क्यों स्पेशल एसएसआर के अंदर लिख सकते हैं, बिट्टू की नहीं लिख सकते हैं? वैसे ही स्पेशल ट्रीटमेंट है। प्रॉपर डेफ नहीं थे, प्रॉपर डेफ नहीं थे, बहुत हल्का चाहे सा ना, चाहे ना, चाहे ना, ठीक है। हर एयरपोर्ट पर हर एयरलाइन आपको सर्विस देती है कॉम्प्लीमेंटली व्हील चेयर की। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर, यही मेरा क्वेश्चन ठीक था। है, तो आप व्हील चेयर इन लोगों के लिए बुक कर दो। एक बिल्कुल जवान हट्टा कट्टा दिखने वाला इंसान भी व्हील चेयर ले सकता है अपने लिए, ठीक है। पहले से बुक कर ले, सिर्फ प्लास्टर बांध देगा कोई वहां पर, उन्होंने क्या कहते हैं एक्सरे करके ये नहीं चेक करना कि इसके सच में फ्रैक्चर हो रखा है नहीं हो रखा। हाँ, एक्सरे फिर भी कर लेंगे वो, ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर कुछ छुपा के तो नहीं लेके जा रहा। बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सर। तो जैसे आप ये कह रहे हो ना कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाए या ये जो कोई भी, सबसे पहली बात, दो चीजें हमेशा एयरपोर्ट के ऊपर होती हैं, हर एयरपोर्ट पे ही हैं जितने भी बड़े एयरपोर्ट हैं। एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव सर्विस, तो ये तो चलो थोड़ा कम सुनते थे या जो भी है, क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों के बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो पहली बार अगर ट्रैवल करेंगे हवाई जहाज में तो कंफर्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इन्हों के लिए एयरपोर्ट रैप सर्विस बुक की जाती है, ठीक है। एयरलाइन से भी ले सकते हैं, प्राइवेट भी अवेलेबल है, ओके। तो वो इनको पूरा एस्कॉर्ट करते हैं और क्या कहते हैं पर्टिकुलर पॉइंट तक छोड़कर आते हैं, ठीक है, हवाई जहाज के अंदर भी बिठा के आते हैं। तो ये लेना बहुत जरूरी, अच्छा ही है, इस तरह के लोगों के लिए इनको बहुत हेल्प मिल जाती है। कहीं मान लीजिए कि कोई लेडी है जिसके साथ 6-7 बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ऐसे मान लो 2 ट्विंस हो गए और 2 बच्चे हो गए, एक बच्चा हो गया 7 साल का, एक बच्चा हो गया 5 साल का, और 2 ट्विंस 3-3 साल के। लड़की अकेले ट्रैवल कर रही है, पति लंदन में है, ठीक है, तो ये अकेली 4 बच्चों को कहाँ संभालेगी एयरपोर्ट के ऊपर, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो एयरपोर्ट रैप सर्विस अवेलेबल होती है, वो ली जा सकती है, ठीक है। तो इनको इस तरह से हेल्प मिल जाती है, और ऑब्वियसली ये भी तरीके हैं। तो इसी पे ही मैं आ भी रहा था, जब आपको ऐसा लगता है, ठीक है, जब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जब मैं आप लोगों के लिए शैनेगन का खोल रहा था तो एरो मैक्सिको का खुला हुआ था, तो मैं एरो मैक्सिको की वेब चेक इन कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह के पैसेंजर्स की आप वेब चेक इन जरूर करो, इस तरह के पैसेंजर्स के लिए ईमेल करो, ठीक है, इस तरह के पैसेंजर्स के पहले से आप मैसेजेस करो, फोन करो कि हाँ जी हमारा पैसेंजर आ रहा है, कृपया ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन लोगों के ऑफलोड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो जो एयरपोर्ट से वापस भेजने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, राइट। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सर कनाडा के लिए अगर फ्रेश पासपोर्ट है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो भी पॉसिबल है सर विजिट वीजा कनाडा का? आप ये बात पंजाब में जाके पूछो तो आधे गांव के लोगों के हाथ खड़े हो जाएंगे, जी मेरा फ्रेश ही था पासपोर्ट ठीक है। तो आप ये सोच लो कि कनाडा तो हमारे ही देश का हिस्सा बन गया है ना वे, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा ही जा रहे हैं सिर्फ। कितने लोग आपको एयर फ्रांस की फ्लाइट में मिल जाएंगे जो दुनिया जिंदगी में कभी कहीं नहीं गए, ठीक है, सिर्फ गए ही कनाडा। उन हमेशा जाते हैं यूरोप के ऊपर से उड़ते हुए, पर उन्होंने ना फ्रांस देखा, ना उन्होंने लंदन देखा, ना उन्होंने स्विट्जरलैंड देखा, ठीक है, सिर्फ कनाडा ही गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। फ्रांस का भी क्या कहते हैं शेनेगन का भी आपको फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा मिलता है, ऑस्ट्रेलिया का भी मिलता है, कनाडा का भी मिलता है, यूएसए का भी मिलता है, सबका मिलता है। सिर्फ एक मेक्सिको ही एक ऐसी कंट्री है जो साफ साफ बोलती है कि हम फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीजा नहीं देंगे, ठीक है। बोलो मनीष, क्या सवाल है? सर हमारे इधर ना एजेंट्स हैं कई जो सिर्फ सर पासपोर्ट ही लेते हैं बस, और कुछ लेते ही नहीं।
हाँ तो बहुत बढ़िया है, आप भी कर सकते हो ऐसा। नहीं, पर सर उनके वीजे आ भी जाते हैं सर। हाँ हाँ, उन्हों का वीजा नहीं आएगा तो और किसका आएगा? सर जो वो सिर्फ मतलब पासपोर्ट लेके ही बिजनेस कर रहा है, उसका वीजा ना आए तो कोई फायदा ही नहीं है फिर पासपोर्ट लेने का। ठीक है, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसा होता है। ठीक है, तो पहले जो मेन काम है, जो रियल काम है, पहले आप वो सीख लो। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं वो अपने आप भी आप समझ जाओगे, नहीं तो मैं अलग से भी समझा दूंगा। और आपकी सिंसियरिटी के बेसिस पे, आपकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं आपको कुछ ऐसे नंबर भी दे सकता हूं कि जो आपको लाइफ में दिक्कत ना देने दें। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपना कोर्स कर रहे हो। कहीं आप ये सोचो कि हर एक किसी को हर एक बेनिफिट मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मैं हर एक बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, मैं आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये कमी है मेरे अंदर। ठीक है, कुछ चीजें मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ, जैसे पहले वाली क्लास में आपने देखा है। ठीक है, तो आप लोग जो रियल काम है उसे सीखते जाओ, फिर आगे जहां दिक्कत आएगी, जहां हम जो कुछ भी कर सकते होंगे वहां हम करेंगे। ठीक है, और बताइए, और कोई सवाल? चलिए सर ठीक है। मैं ये हाँ जी बोलिए, बोलिए धीमन साहब बोलिए। सर जो आपने बोला था सर, जैसे मान लो हम कनाडा पहुंच गए, क्लाइंट अपना पहुंच गया कनाडा, वहां जाकर वो जैसे बोले कि पहले बोलने लग गया कि मुझे 18 महीने के लिए रुकने के लिए कह दो, ऐसा भी हो सकता है कि उसको डिपोर्ट कर दे? हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर उसकी प्रोफाइल अच्छा बिल्कुल जी। ही गड़बड़ है, वीजा मिला हुआ है, ऊपर से और डिमांड कर रहा है। मैंने आपको जब ये बात बताई तब मैंने साफ साफ ये बात बोली कि रीजन भी होना चाहिए, कोई लॉजिक भी होना चाहिए। अगर लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है, तो बिना बात के इस तरह की डिमांड करने का क्या फायदा? ठीक है, ओके। सर जो और फाइल भी एक तो चीज और एक्सटेंड करा थी। ही सकते हैं। आप एंट्री के टाइम नहीं एक्सटेंड करवा रहे, एंट्री के टाइम कौन एक्सटेंड करवाता है? एंट्री के टाइम वही एक्सटेंड करवाता है जो श्योर है। ठीक है, और जिसकी प्रोफाइल ठीक है, कॉन्फिडेंट है, वही करवाता है। अदरवाइज आप सब लोग इस बात को सुन रहे हो, आप भी ये करने में एक बार को सोचोगे कि भाई मैं एक्सटेंड कराते कराते कहीं पता लगे कोई प्रॉब्लम ही ना हो जाए। ठीक है, जो 100% श्योर है वही ये बात बोलता है, और उसके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ ना कुछ रीजन होता है इस चीज को बोलने का, और वो हो भी जाता है। ठीक है, क्लियर है? जब मैं पहली बार गया था तो मैंने एक्सटेंड करवा लिया था। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम था मेरा पीआर होने वाला है। ठीक है, एक्सटेंड भी हो गया, और जबकि मैं 3 दिन के बाद वापस आ गया। ठीक है, चलो जो भी है वो सब अलग बात है। सर एक चीज आपने बोली थी, जो थाईलैंड जाकर आप सीधा ले सकते हो सर, वो तो मेरे मेरे को लगता है सबसे आसान तरीका वही रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया है, दुबई भी इसके लिए यूज होता है। जी, दुबई से टिकट भी थोड़ी सस्ती मिल जाती है सर। दुबई से टिकट भी सस्ती मिल जाती हाँ, है, उज्बेकिस्तान भी कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर ठीक। एक चीज, जैसे आप पिछली क्लास में बता रहे थे भाई, बैंक मैनेजर फंड कर देगा। ये सब बातें मैंने बोली ही नहीं, पता नहीं आप कैसी बातें करते हो। नहीं, मैंने ऐसी कोई पिछली बात ही नहीं बोली। नहीं वो बता मैंने पिछली। ऐसा कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, ऐसा ना मैंने कुछ बोला है और ना ही आपको पता है। जो टॉपिक चल रहा है उस पर रहो। ठीक है, जो टॉपिक चल रहा है उस पर रहो। ये एक ऐसी क्लास है जिसकी मैं आप लोगों को भी रिकॉर्डिंग देना चाहूंगा। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम में की जाती है। ठीक ठीक है, सॉरी सर। है। हाँ जी, और कोई सवाल? प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए। प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात बोली आपने। ठीक है, तो प्रोसेस पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। ये आपने चूज करना है। ठीक है, कि आप अपनी ईमेल आईडी से करना चाहते हो या क्लाइंट की ईमेल आईडी से करना चाहते हो। सबसे ज्यादा सवाल ही यही आता है। तो अभी फिलहाल आप ये मान लो कि क्लाइंट का नाम मयंक नारंग है। ठीक है, अगर क्लाइंट का नाम मयंक नारंग है और वो आपसे कह रहा है कि मेरा आप कनाडा का वीजा अप्लाई कीजिए, ठीक है,
मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे करेंगे। डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो आप मेरे से ले लीजिए, ठीक है। तो आपने जो लॉगिन क्रिएट करना है, वो लॉगिन आप मेरी ईमेल आईडी से, मतलब मयंक नारंग की ईमेल आईडी से क्रिएट करेंगे या अपनी ईमेल आईडी से क्रिएट करेंगे। तो यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जीसी की हम एक ईमेल आईडी से ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब दूसरे क्लाइंट के लिए करना है, अगर आप अपनी ईमेल आईडी यूज करोगे तो वो आप एक ही क्लाइंट का कर पाओगे, ठीक है। तो यहां मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आपके पास क्लाइंट आया मयंक नारंग, तो उससे उसकी ईमेल आईडी मत मांगो, अपनी ईमेल आईडी भी मत यूज करो। आप एजेंट हो, आप अपने आप को दिखाना चाहते हो कि मैं एजेंट हूं, ठीक है, और मैं अपनी ईमेल आईडी यूज करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कनाडा आपको एजेंट का स्टेटस दे ही नहीं रहा, ठीक है। और कनाडा ऐसा कुछ कह भी नहीं रहा कि हमारे कोई लीगल एजेंट हैं उनके थ्रू करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कनाडा। कनाडा कह रहा है कि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव करना चाहे तो जरूर कर सकता है, ठीक है। बट अपने आप को एजेंट दिखा के आपने नहीं करना, चाहे आप लीगली एजेंट हैं भी सही तो भी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके क्लाइंट के वीजा मिलने के चांसेस बढ़ जाएं, तो आप ऐसे ही दिखाएं कि वो खुद कर रहा है। जब ये बच्चा है, इसकी उम्र कम है, तो उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों में से कोई एक प्राइमरी एप्लीकेंट बन जाएगा और दूसरा क्या क्या कहते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं तो मधुलिका प्राइमरी एप्लीकेंट बन जाएंगी और क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं मेरे को रिप्रेजेंट करेंगी, अगर मेरे को फॉर्म भरना नहीं आता या मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने का, तो या वाइस वर्सा, ठीक है। तो एक नई ईमेल आईडी आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, मयंक नारंग 2010 2010 @gmail.com, ठीक है। 2024 ना करके 2010 करें, ताकि एकदम देखने से ही ना लगे कि इसने 2024 में ही ईमेल आईडी क्रिएट की है, ठीक है। जबकि वैसे भी कोई पता करना चाहे तो कर सकता है, बट एटलीस्ट हम पुराना ईयर डाल के ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि ईमेल आईडी भी पुरानी है, ठीक है। तो आप जब एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लेंगे, उसका पासवर्ड अपने पास रखिए और फिर लॉगिन करना स्टार्ट कीजिए। और जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो ये लॉगिन ईमेल आईडी और पासवर्ड अपने क्लाइंट को दे दें, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी पहले क्रिएट करना जरूरी है, उसके बाद हम जाते हैं प्लेटफॉर्म पे और अपना काम शुरू करते हैं। पूछिए मंथन, क्या सवाल। सर मैं कोई कोई कंसल्टेंट से मिलता हूँ ना, तो वो ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं कि विजिटर वीजा आपको इंडिविजुअल अप्लाई करना है तो उसका अलग कॉस्ट है, और आरसीआईसी रजिस्टर्ड लॉयर के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है तो मुझे उसके हाई कॉस्ट दिखाते हैं, हाई कॉस्ट मांगते हैं, डिमांड करते लॉयर के थ्रू हैं तो वो। कुछ होता ही नहीं है, अच्छा। ठीक है। और आईआरसीसी के थ्रू करो चाहे जैसे भी करो, फीस तो सेम ही है। अच्छा, मतलब वो लॉयर के नाम से पेमेंट थोड़ा ज्यादा डिमांड करते हैं, और ऐसा ही है ना? डिफरेंट कैटेगरी, जब आप क्या कहते हैं कोई इनवाइट मंगवाने की बात करते हो या एलएमआईए, तब वो कहते हैं। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ विजिटर की बात सर। कि हाँ, समझ गया, मैं ठीक कह रहे हो आप। तो वो ये कहते हैं कि देखो ये जो लड़का बैठा है हमारे ऑफिस में, ये आपका वीजा अप्लाई करेगा तो हम 20,000 रुपए लेंगे, और मैं खुद करेक्ट। करूंगा, देखो मेरे पास लाइसेंस है, मैं अटॉर्नी हूं, तो मैं 2 लाख रुपए लूंगा, तो मैं गलती करेक्ट। नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, ऐसा वो करते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो करते हैं। एक्चुअली वकीलों का काम उतना बढ़िया चलता नहीं है आजकल, तो वो ये सब भी करने लगते हैं, ठीक है। अच्छा। बट जिसको काम करना आ जाए अच्छी तरह से, ठीक है, तो इस चीज से कोई फर्क पड़ता नहीं है कि उनके पास अच्छा। है या नहीं है, ठीक है। और आप तो सीख ही रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी पर और आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा आपका प्राइस, कि आप कितना ओके। चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो पैसे मांग रहे हो क्लाइंट को लगता ही नहीं कि आप उस पैसों के लायक हो, तो वो पैसे नहीं देगा, चाहे आप जितने भी मांग लो, ठीक है।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम अपना क्रिएट करते हैं लॉगिन। पूछ लो, कोई सवाल है तो किसी का पूछ लो। सर मेरा क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। सर जैसे कि आपने बताया था कि पिछली क्लास में कि कुछ जैसे कि बहुत सारे एजेंटों को पता ही नहीं होता है इस चीज़ का, और हमको भी वैसे अभी अभी भी पता चला है, जैसे कि हाई प्रोफाइल को अच्छा दिखाने के लिए हम क्रूज बुक करते हैं और सर मेंबरशिप लेते हैं। कुछ हमको और ऐसे कुछ मतलब बातें पता चल जाए तो। और जाएंगी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, कहते हैं ना कि वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी विल रीच टू दैट। जब पुल आएगा तो उस पुल को क्रॉस कर ही लेंगे, ठीक है। तो हमें आप पहुंचने तो दो वहां तक पहले, ठीक ओके है। जब वहां पहुंच जाएंगे तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। एक सेकंड। There is सर something- मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। किस बात की खुशी हो रही है बेटा? सर मेरे को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमें है ना एक अच्छा अच्छा ट्रेनर मिले हैं आप सर। सच में मुझसे तो मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि इतने अच्छे स्टूडेंट मिले हैं मेरे को। थैंक यू सो मच सर जी। मुझे अभी फिलहाल तो मेरे को अपना पेज नहीं मिल रहा है जिसके ऊपर मैंने खोलना है, ठीक है। एक सेकेंड। देयर इज सम एरर इन माय कंप्यूटर। सर एक चीज और पूछ रही थी आपसे कि फिर आपके पहले स्टूडेंट भी सर इतने क्वेश्चन पूछते हैं जितने हम पूछते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब पूछते हैं। और देखिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको उस लेवल पर ले आऊं कि आप लोग खुल के सवाल पूछें। नहीं तो फिर कोर्स करने का फायदा ही क्या हुआ? अगर मैं आपके कोर्सेज को जैसे अभी पहले मैंने एक स्टूडेंट को बोल दिया कि भाई आप बीच में क्यों बोल रहे हो, अगर मैं हमेशा इस तरह से बिहेव करूंगा तो कोई फायदा ही नहीं है। पूछो अभिषेक, क्या सवाल है? सर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो अब उससे पहले पूछ लूं कि एशिया का बैच दोबारा कभी होगा? हाँ हाँ, हर महीने ही होगा ही होगा। थैंक ऐसा यू। थोड़ी ना, कोई भी चीज खत्म नहीं हो रही है यहाँ पर। जब तक है तब तक कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। थैंक यू तो सर। हम आ जाते हैं canada.ca के ऊपर, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि लॉगिन क्रिएट करें, ठीक है। और इसलिए कोशिश करेंगे क्योंकि फिर जब हम परसों दोबारा मिलें तो तब तक आप लोग ये करके देख लो, ठीक है। ताकि आपको कुछ चीजें जो सवाल हैं वो आप फिर पूछ पाओ और आपका टाइम यूटिलाइज हो सके। तो canada.ca पर हम आ गए। ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है, जैसे कि आप में ज़्यादा लोग जानते ही होंगे, राइट। और यहाँ से हम इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप पर आ जाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ आपको लिंक दिया हुआ है, साइन इन और क्रिएट एन IRCC सिक्योर अकाउंट, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप विजिटर वीजा जब अप्लाई कर रहे हैं तो विजिट पे क्लिक कर लें, जब स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो स्टडी पे क्लिक कर लें, वर्क करना चाहते हैं तो वर्क पे कर लें, ठीक है। तो इस ढंग से हम ये सारी ऑप्शंस ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं साइन इन और क्रिएट पर आ जाता हूं। और यू कैन अप्लाई फॉर दीज एप्लीकेशंस, यू कैन चेक द स्टेटस। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे को
फिर जीसी की यूजर नेम एंड पासवर्ड की ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर हमने पहले से अपना जीसी की क्रिएट किया हुआ है तो यहां से लॉग इन कर लें, नहीं तो हम रजिस्टर कर लें। ठीक है, ओके। 13 तारीख को ये सर्विस अवेलेबल नहीं है जैसा कि लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो ऑप्शंस आ रही हैं, जीसी की यूजर नेम एंड पासवर्ड, दूसरा रजिस्टर विद इंटरैक्ट साइन इन पार्टनर। रजिस्टर विद इंटरैक्ट साइन इन पार्टनर ये उन लोगों के लिए है जो पहले से कनाडा में हैं या पहले कभी कनाडा जा चुके हैं या जिनका कोई रिलेटिव कनाडा में रहा है और उनका कोई ना कोई बैंक या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अकाउंट खुला है, तो ये उन लोगों के लिए। ठीक है, तो हम उसको नहीं कर सकते, हमारे लिए वो ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हम रजिस्टर विद जीसी की यूजर नेम एंड पासवर्ड पर आ जाते हैं। तो अब ये कह रहा है कि आपने साइन इन करना है या साइन अप, तो हम यहां पे साइन अप करते हैं और यहां पर से आई एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना यूजर नेम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कैनेडा 12 Feb बैच, कंटिन्यू। अब ये कह रहे हैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, तो यहां पर मैं पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूं 999 FEB, अगेन 999। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप लोग भी इसे यूज कर सकें। ठीक है, ट्रिपल सर नाइन, फिर कर दीजिए एक बार। हाँ जी कर रहा हूं, 999 कैपिटल में FEB, फेब का FEB। ठीक है, फिर से अगेन 999। ठीक है, 999 फेब्रवरी के इनिशियल्स FEB कैपिटल में और फिर से 999। ठीक है, अभी ये लेगा नहीं, और फिर उसके बाद मैं कर देता हूं स्मॉल में MN। ठीक है, और फिर $साइन, स्मॉल में MN एंड देन $साइन। तो स्पेशल करेक्टर भी आ गया, लोअर अपर केस सब आ गया। ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि हमने फेब लिया है इसलिए ले नहीं रहा। ठीक है, थोड़ा इजी करते हैं, 9 APR, कैपिटल में APR, 9 $साइन स्मॉल TTS। ओके, फिर से 9 कैपिटल में APR, 9 $साइन और स्मॉल में TTS, द टूरिज्म स्कूल TTS। ठीक है, तो यहां पर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पासवर्ड मैं पूछूंगा आपसे अगली क्लास में। ठीक है, मैंने नोट डाउन नहीं किया, आपने नोट डाउन करना है। अब ये कह रहा है कि अपने रिकवरी क्वेश्चंस सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहां से वेयर डिड आई गो फॉर माई हनीमून, ये क्वेश्चन हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर आंसर लिख लेते हैं तहीती। मेमोरेबल पर्सन आप लिख लेते हैं, जो कोई भी हो सकता है। मेमोरेबल डेट,
अब ये कह रहे हैं कि अपनी ईमेल आईडी डालिए, जिस ईमेल आईडी से आप इसको ऑपरेट करना चाहते हैं। ये क्लाइंट की ईमेल आईडी हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पर मैं ईमेल आईडी डाल देता हूं फैकल्टी, और ये बोलेगा कि ये ईमेल आईडी आप पहले यूज कर चुके हो, तो मैं उसको ओवरराइट करूंगा, ठीक है। प्रोसीड विद कंफर्मेशन, कंटिन्यू। अब इन्होंने कंफर्मेशन कोड मेरे को भेजा है, साइन इन। तो ये देखिए ये ईमेल आई हुई है इसको वेरीफाई करने के लिए, और ये इन्होंने ओटीपी कह लीजिए या रेफरेंस कोड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, इसको कंटिन्यू कर। तो यहां से हमारी जीसी की क्रिएट हो गई, और आज इतना ही, ठीक है। तो ये हमने जीसी की क्रिएट कर ली है। एक बार मैं आपको पासवर्ड लिख के भी दे रहा हूँ, ठीक है। दिखा रहा हूं मैं आपको कि पासवर्ड मैंने क्या लिखा है, ठीक है। ये भी कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये कह रहे हैं कि आप ये भी चूज कर लीजिए कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पहले नहीं होता था, अब मैंडेटरी हो चुका है, करना ही पड़ेगा। तो अभी कर लेना, ठीक है। तो सेटअप योर ईमेल कर लेते हैं, सबसे आसान इसके अंदर सेटअप योर ईमेल ही होता है। तो आई एक्सेप्ट, तो ईमेल आईडी डाल देते हैं दोबारा से, कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर से पासवर्ड आएगा, बोलो बोलो क्या सवाल, बोलो अभिषेक क्या सवाल है? सर आपका प्रीशियस टाइम चाहिए हो, आधा घंटा या 15 मिनट सिर्फ स्कूल में आके हाँ तो ले कम। लो, परसों आ जाओ, 3 बजे। ठीक है सर। तो जब हम ये टू वे ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं तो ये हमारे को 5 रिकवरी कोड देते हैं, ठीक है। सिर्फ 5 बार हम रिकवर कर सकते हैं अपने अकाउंट को, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस रिकवरी कोड को हम अपने पास सेव कर लेते हैं, रिप्लाई ऑल करके, और यहाँ पर से अपने पास हम पेस्ट कर लेते हैं, और अपने आप को ही ईमेल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहीं पर ही मैं पासवर्ड भी लिख के आपको बता देता हूँ। हमने पासवर्ड डाला था 9 APR 9 $, स्मॉल में TTS, ये हमारा पासवर्ड है, ठीक है। दिस इज आवर पासवर्ड, ठीक है।
तो आप लोग खुद भी लॉग इन करके देख सकते हो इसको, पर फिर भी आप लोगों ने अपना क्रिएट करना है। शैनिगन के अंदर जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एरर आती है, एरर आती है, कनाडा के केस में एरर बहुत कम है, बहुत रेयर है। ठीक है, कनाडा का सिस्टम मैंने जितनी भी कंट्रीज का किया है, ठीक है, सबसे बढ़िया सिस्टम ही कनाडा का है। मुझे तो कनाडा से बढ़िया किसी का सिस्टम नहीं लगा अभी तक। ठीक है। सर ये अकाउंट जो आपने क्रिएट किए कनाडा 12 फैब बैच, ये मेन अकाउंट है, इसके अंडर में दूसरे सब क्लाइंट के यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन होंगे हाँ, पर इसके मैं ये अंडर। एक ही क्लाइंट के लिए या एक ही क्लाइंट की फैमिली या ग्रुप उसके लिए यूज करूंगा, मल्टीपल के लिए नहीं यूज करूंगा। अच्छा। ठीक है, तो यहां से मैंने कंटिन्यू कर लिया और आई एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो यहां पर मैं आज इसको खत्म करता हूं। यहां पर फिर हम क्लाइंट का नाम डालना शुरू करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कई स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं अगली क्लास में एक बार नया भी करके दिखा दूंगा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, पर आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, जितना मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है, इस पूरी क्लास की आप लोग मुझसे रिकॉर्डिंग कर ले लीजिए और क्या कहते हैं, इसको अपने आप करके भी देखिए। ठीक है, एंड आई एम रियली सॉरी कि अगर मैं कभी डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए कुछ बोलता हूँ तो वो सिर्फ इसलिए कि रिजल्ट ठीक आए क्लास का, और कोई नहीं। ठीक है, बोलो भाई क्या सवाल है जिया? बोलो जिया, बोलो। कल का जो एशिया का बैच स्टार्ट हो रहा है वो ज्वाइन कर सकती है। कल का आपके कोर्स का पार्ट है तो जरूर ज्वाइन कीजिए। कल क्या कहते हैं, दोपहर को 3 बजे एशिया, टाइमिंग क्या कर दोपहर को 3 से लेके 6, 3 घंटे की क्लास। ठीक है, और ये एक ही दिन का कोर्स है सर? ये एक ही दिन का कोर्स है, सिर्फ टूरिस्ट है ये। इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, क्या कहते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, व्हाट्स उज्बेकिस्तान। द फी चार्ज सर? 30,000। थैंक यू। 10,000 रुपये। ठीक है, तो और कोई कनाडा को लेकर सवाल है तो प्लीज पूछिए। सर कनाडा को लेके तो नहीं है, बट दिल्ली बॉर्डर्स ओपन है क्योंकि किसान आंदोलन स्टार्ट हो चुका है चंडीगढ़ पंजाब में, भाई क्लोज हो रहे हमारे हैं। लिए तो सब ओपन है, आप अपना आप चेक कर लो। क्योंकि चंडीगढ़ अंबाला में सर क्लोज डाउन हो चुके हैं, आज काफी प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर दिल्ली आना चाहते हैं इसीलिए मैंने पूछा। अभिषेक जी ने जैसे मैं कहा तो कि एक आना सौ चाहते हैं। आईपीसी 140-44 लग गई है, अगर आपके पास कोई आम वगैरह भी है तो भी अपने घर में ही रखें उसे, चाहे आपको रास्ते में कोई गोली मार दे, वो एक अलग बात है। पर अभी आप आम लेके बाहर नहीं जा सकते। चलो जो भी है, खैर। थैंक यू। यहाँ पर भी 144 लग गई है दिल्ली के अंदर। ठीक है, कि मतलब 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, बैनर्स नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो चलो इतनी कोई दिक्कत आती नहीं है, और मार्च तक के लिए लगाई है इन्होंने। अगर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई तो हो सकता है कि हम भी क्लास ना ले पाए, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। और ऑनलाइन क्लास का यही बेनिफिट है कि मैं अपने घर से भी क्लास ले सकता हूँ अगर इंस्टीट्यूट में नहीं भी हूँ तो। ठीक है, बोलो विजय क्या सवाल है? सर मार्केट में ना वीजा एजेंट क्लाइंट के जोर से बोलो। मार्केट में जो वीजा एजेंट है वो क्लाइंट के साथ ना अपॉइंटमेंट के दौरान और ये जो फॉर्मेलिटी होती है उसके दौरान क्लाइंट के साथ जाते हैं। तो वैसे तो सर जाने का कोई ऐसा होता तो नहीं, क्लाइंट खुद भी करवा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई जरूरत है ही नहीं। जब आपने क्लाइंट का सारा काम कर दिया, अगर मुझे क्लाइंट कहे कि मेरे साथ चलो, तो मैं तो उससे 2 लाख रुपए और लूंगा। क्यों जाऊं मैं साथ, किस लिए जाऊं? सोचने वाली बात है। ठीक है, पर हाँ वहीं पर जहां पर हमारे को ये लगता है कि क्लाइंट वहां जाके कुछ गड़बड़ कर देगा, या वहां जाके इतने फोन करेगा, इतना तंग करेगा, वहां पे एजेंट्स को जाना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो बाहर खड़े रहते हैं एजेंट। वो वीएफएस वाले इतना अलाउ करते हैं कि आप बाहर जाओ, जाके बात करके आ जाओ। ठीक है, इतना अलाउ करते हैं। गेट के साइड में खड़े रहते हैं। हाँ बिल्कुल। बोलो केशव क्या सवाल है? सर सर कनाडा का जो वीजा है सर, इसके लिए जाना तो नहीं पड़ता कहीं पे? इसके लिए बायोमेट्रिक देने के लिए जाना पड़ेगा ना।
ओके सर, ये कहाँ पे जाना पड़ता है सर पंजाब में? आपको चंडीगढ़ की ऑप्शन मिल जाएगी, लुधियाना की ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है सर। और पूछिए मंथन, क्या सवाल है? तो सर अभी कनाडा क्लाइंट की कोई इंक्वायरी आती है तो मैं बेझिझक क्लाइंट उठा लेता हूँ, है ना? क्लैरिटी बिल्कुल। आपको देनी है। देखिए अगली क्लास के अंदर हम फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। ओके, ऐसा। तो हम रियल प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत ही क्या है? हाँ, मतलब मैं दूसरे कंसल्टेंट को फॉरवर्ड करूँ इससे अच्छा अब मैं खुद ही किसी को प्रैक्टिस कर करने की सकता हूँ। जरूरत ही नहीं है, करना ही आपने खुद है, क्यों किसी को फॉरवर्ड करना है? करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो अगर आप लोगों के सबके सवालों के जवाब मिल गए हैं तो आज की क्लास मैं यहीं पर ही खत्म करूंगा। सर कल यूएसए की क्लास है ना सर? हाँ बिल्कुल है, यूएसए की क्लास का जो टाइम है और बिल्कुल है। जिन जिनके भी कोर्स में यूएसए है प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। सर जैसे ही क्लास 7 बजे है ना कल? हाँ बिल्कुल 7 बजे है। और शैनिगन की? परसों शाम को 7 बजे। बाय बाय। विजय कोई सवाल है क्या? थैंक यू सर। हो गया?